माननीय विनय जी, संयोजक कुटुंब प्रबोधन गतिविधि मेरठ प्रांत, श्री बालकिशन जी, सह संयोजक मेरठ प्रांत। मुझे तो लगता है कि बैठक का समय बड़ा मुफीद है। बैठक थोड़ी लेट हो गई है, अब आलस्य का समय हो गया है। कुछ लोग कुटुंब प्रबोधन को जान रहे हैं, कुछ लोग थोड़ा बीच बीच में नींद भी ले रहे हैं। आप जानते हो कि नींद भी स्वास्थ्य के लिए बड़ी ज़रूरी है, नींद लेना भी बहुत अच्छा है। मैं 92 में दिल्ली में नगर कार्यवाह था। हमारे विभाग कार्यवाह माननीय लक्ष्मण देव जी थे। एक बार मैंने माननीय लक्ष्मण देव जी से पूछा कि अच्छा वक्ता कैसे बना जा सकता है। उन्होंने एक वाक्य में जवाब दिया कि अच्छा वक्ता बनने के लिए आपको अच्छा श्रोता बनना होगा, क्योंकि जो अच्छा श्रोता होता है वो चीज़ों को ध्यान से सुनता है, तो उसके पास विषय वस्तु धीरे धीरे इकट्ठी होती चली जाती है, उसका कंटेंट बड़ा हो जाता है। जैसा आप जानते हैं कि किसी विषय पर बेहतर बोलने के लिए दो बातों की आवश्यकता होती है। एक तो हमारे पास विषय वस्तु होनी चाहिए और एक हमारी शब्दावली बड़ी होनी चाहिए। जब हम ध्यान से सुनते हैं तो धीरे धीरे हमारी विषय वस्तु भी बड़ी होती चली जाती है और हमारी शब्दावली भी बढ़ती चली जाती है। कुटुंब प्रबोधन गतिविधि मेरठ प्रांत का कार्य बड़ी सुंदरता से चल रहा है। अखिल भारतीय स्तर पर इस प्रांत की हमेशा प्रशंसा होती है। भिन्न भिन्न तरह के आयोजन इस गतिविधि के अंतर्गत चलाए जा रहे हैं। कुटुंब प्रबोधन गतिविधि के आयामों का बड़ा विस्तार है। इसको पुस्तकों से नहीं समझा जा सकता। मैं तो विद्यालय का संचालन करता हूँ, आप में से कई लोग शिक्षक हैं। जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो वहाँ निश्चित सिलेबस होता है, लेकिन यह व्यवहारिक ज्ञान है, यह धरातली ज्ञान है। इस ज्ञान को सीखने के लिए हमको इस तरह की बैठकों में आना चाहिए। बैठकों को ध्यान से सुनना चाहिए ताकि हमें संगठन की विभिन्न गतिविधियों का पता चल सके। कई बार हमको लगता है कि कोई बात नहीं, सामान्य बैठकें हैं, ऐसी बैठक तो होती रहती हैं, लेकिन जिन लोगों ने ऐसी बैठकों को नज़रअंदाज किया उनको कभी विषय का ज्ञान नहीं हो पाया और वो संगठन में ऊंचे मुकाम पर नहीं पहुंच पाए। इसलिए मेरा निवेदन है कि बैठकों में हम सीरियस रहें, हम अपने अनुभवी दायित्वपूर्ण पदाधिकारियों को ध्यान से सुने और हमें कुछ चीज़ों को लिखना भी चाहिए, कुछ नोट्स भी बनानी चाहिए, क्योंकि सारी बातें सुनने के बाद याद नहीं रह पाती हैं। कुटुंब प्रबोधन गतिविधि का कार्य विस्तार लिए हुए है। इसका कोई सिलेबस निश्चित नहीं है कि हम इसको पढ़ सकते हैं।
सारे विषय को कहीं से देख सकते हैं। यदि हमें अच्छा ज्ञान अर्जित करना है तो इस तरह की जो बैठक होती है, जिनमें अनुभवी जो दायित्वपूर्ण कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो अपने अनुभव सुनाते हैं, वो अपनी बातें बताते हैं, तो उससे हमारा ज्ञान बढ़ता है। इन बातों को हम कहीं पुस्तकों से नहीं देख सकते। आपके गतिविधियों में जो निर्णय लिए जाते हैं, ये निर्णय कोई विनय जी और बालकिशन जी अपने स्तर पर नहीं ले लेते, बल्कि ये निर्णय जो व्यवस्था है अखिल भारतीय स्तर की, वहाँ बड़े विद्वान मनीषी लोग जो बैठते हैं वो इन बातों पर विचार विमर्श करते हैं, वहाँ पर चर्चाएं होती हैं, सारे देश के प्रतिनिधि आते हैं, उन्हीं बैठकों में ये प्रांत के पदाधिकारी जाते हैं और वहाँ जो नीति तय होती हैं वही नीतियाँ नीचे आती हैं और आप लोगों तक पहुँचती हैं। तो इन सब नीतियों पर, इन सब निर्णयों पर बड़ा अध्ययन होता है। आज की ये बैठक पुरोहितों और कथावाचकों की बैठक रखी गई है। कुटुंब प्रबोधन गतिविधि, इस तरह की बैठकें भिन्न भिन्न स्थानों पर अलग अलग विभागों में, जिलों में कर रहा है। अभी ब्रज घाट में बहुत अच्छी बैठक हुई थी। मेरठ की बैठक तो आप जानते हो, बहुत सफल बैठक हुई थी। हम जैसा कि जानते हैं कि पुरोहित और कथावाचक, आप सब लोगों का समाज में बड़ा सम्मान है और समाज का हर वर्ग आपसे जुड़ा हुआ है, चाहे सामाजिक प्रतिष्ठा वाले लोग हों, राजनीतिक लोग हों, व्यवसायी हों, उद्योगपति हों, धनपति हों, सभी आपसे जुड़े हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आप लोगों की समस्याएं कम नहीं हैं। पुरोहित और कथावाचक कितनी समस्याओं से जूझ रहे हैं। कहीं बच्चों की शिक्षाओं की समस्या है, कहीं घर के रखरखाव की समस्या है। इतने संबंध संपर्क होते हुए भी आप उन समस्याओं का निदान और समाधान नहीं कर पाते हो। क्या आप जानते हो उसका कारण? आप में से कोई बता सकता है कि उसका कारण क्या है? हमारे एक भाई हैं, एक शिक्षक हैं, इन्होंने भी एक बात सुनाई कि ये एक मंडल चलाते हैं और इस मंडल में सारे शिक्षक हैं और वो लोग हैं जो कथावाचक हैं, जो कवि हैं, जो पुरोहित हैं, केवल वही उस मंडल में हैं और इनकी संख्या 100 के करीब है। इसका मतलब इनका एक संगठन है। यही काम कुटुंब प्रबोधन गतिविधि करना चाहती है कि यदि आप लोग संगठित हो जाओगे तो आप ताकतवर कम नहीं हैं। आपके संपर्क, आपका संबंध समाज के हर तबके से है। तो आप लोगों को संगठित करने के लिए, एक साथ बैठाने के लिए इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। आप बहुत सक्षम हैं। मैंने देखा आप में से कई लोग कितना अच्छा बोले, कितना अच्छा आपने विषय रखा। आपको शास्त्रों का ज्ञान है, पौराणिक ग्रंथों का ज्ञान है, आपको संस्कृत का ज्ञान है, लेकिन फिर भी देखने में आता है कि कुछ कथावाचक, कुछ पुरोहित वो
बात को उस तरह से पेश नहीं कर पाते हैं जैसे कि एक शिक्षित पढ़े लिखे पुरोहितों को बात करनी चाहिए। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप लोग शिक्षा अर्जित करें, आप लोग ग्रंथों को पढ़ें और जो बातें हमारे ऋषि मुनि महात्माओं मनीषियों ने बनाई हैं, आप उस विषय को ही समाज के सामने पेश करें। ऐसा मेरा निवेदन है। आप सब लोग इस बैठक में आए, बहुत सुंदर अच्छा आयोजन किया, उसके लिए मैं आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद करता हूँ।